वेलकम टू ब्रेन ग्रोथ्स IAS। आज हम पढ़ेंगे रिवर कैप्चर। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या एक नदी, एक रिवर दूसरी रिवर का पानी चुरा सकती है? मतलब लिटरली एक रिवर हाइस्ट। सुनने में तो ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट लगती है ना? लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी में ये एक बिल्कुल रियल नेचुरल फिनोमेना है। अच्छा, तो इस पूरी हाइस्ट की कहानी को समझने के लिए ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले समझेंगे कि ये रिवर पायरेसी का कॉन्सेप्ट है क्या। फिर देखेंगे कि इसके लिए परफेक्ट कंडीशंस यानी आदर्श स्थितियां क्या होती हैं। उसके बाद इसका मोडस ऑपरेंडी, मतलब आखिर ये होता कैसे है। चौथा, विल लुक फॉर द एविडेंस, इसके सबूत क्या है। और आखिर में इंडिया से कुछ फेमस केस फाइल्स पर नजर डालेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1। पहले ये समझते हैं कि आखिर ये क्राइम है क्या। और हां, जब क्राइम कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है। आइए इसके प्लेयर्स को जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है। रिवर कैप्चर सिंपली पुट एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक रिवर दूसरी रिवर के फ्लो को, उसके पानी को डाइवर्ट करके अपने में मिला लेती है, यानी कैप्चर कर लेती है। इसके दो और नाम हैं, स्ट्रीम पायरेसी और स्ट्रीम डाइवर्जन। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये कोई आपराधिक घटना नहीं है, ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक एक जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये पायरेसी होती कब है। ये सबसे ज्यादा एक्टिव होती है एक रिवर की यूथफुल स्टेज में। अब यूथफुल स्टेज ही क्यों? सिंपल, क्योंकि इस स्टेज में रिवर में एनर्जी बहुत होती है और वो एक प्रोसेस करती है जिसे कहते हैं हेडवर्ड इरोजन। मतलब रिवर अपने सोर्स की तरफ, पीछे की तरफ जमीन को काटती है, अपनी घाटी, अपनी वैली को और लंबा करने के लिए। यूथफुल स्टेज इज ऑल अबाउट अग्रेसिव इरोजन। तो जैसा कि किसी भी ड्रामे में होता है, यहां भी दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है हमारा कल्प्रिट, द कैप्चर्ड स्ट्रीम। जैसा नाम से ही क्लियर है, ये वो पावरफुल अग्रेसिव रिवर है जो दूसरी रिवर को कैप्चर करती है। और दूसरा कैरेक्टर, वो है विक्टिम, द कैप्चर्ड स्ट्रीम। ये वो बेचारी कमजोर रिवर है जिसका पानी डाइवर्ट कर लिया जाता है। ओके, सो अब हमें प्लेयर्स के बारे में पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, आखिर इस हाइस्ट को अंजाम देने के लिए परफेक्ट कंडीशंस क्या होती है, माहौल कैसे बनता है। तो देखिए, एक रिवर को कैप्टर बनने के लिए कुछ खास गुण चाहिए। सोचने वाली बात है भी क्या। नंबर 1, एक स्टीप चैनल ग्रेडियंट, जितना ज्यादा ढलान उतनी ज्यादा स्पीड और एनर्जी। नंबर 2, हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, सिंपल, ज्यादा पानी मतलब ज्यादा पावर। फिर उसकी वैली, उसकी घाटी आसपास की नदियों से ज्यादा गहरी होनी चाहिए, इससे उसको एडवांटेज मिलता है। और सबसे जरूरी, उसके रास्ते में आने वाली चट्टानें, रॉक्स सॉफ्ट और लेस रेजिस्टेंट होनी चाहिए ताकि उन्हें काटना, इरोड करना आसान हो। ये सारी कंडीशंस जब एक साथ मिलती हैं, तभी एक रिवर इतनी पावरफुल बनती है कि वो दूसरी रिवर को कैप्चर कर सके। राइट, सो कंडीशंस भी सेट हो गई, प्लेयर्स भी तैयार है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, सेक्शन 3। आखिर ये होता कैसे है, व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी, इस काम को अंजाम कैसे दिया जाता है। तो देखिए, रिवर कैप्चर के 3 मेन मेथड्स हैं। सबसे कॉमन, सबसे डोमिनेंट मेथड है हेडवर्ड इरोजन। लगभग 70% कैप्चर्स इसी से होते हैं, खास तौर पर यूथफुल स्टेज में, जैसा हमने डिस्कस किया। बाकी के 2 मेथड्स हैं लैटरल इरोजन और मियांडर इंटरसेक्शन। चलिए इस पूरे इवेंट को अब हम स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करते हैं। इमेजिन कीजिए 2 नदियां हैं, रिवर ए जो कि हमारी पावरफुल स्ट्रीम है और रिवर बी अ वीकर स्ट्रीम। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल बह रही हैं और इनके ठीक बीच में एक ऊंची जमीन की पट्टी है जिसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड या एक रिज। सो दिस इज आवर इनिशियल सेटअप, द स्टेज इज सेट। अब आगे क्या होता है, जो हमारी पावरफुल स्ट्रीम ए है उसकी एक ट्रिब्यूटरी यानी एक छोटी सहायक नदी जिसे हम सी नाम दे देते हैं, वो बहुत अग्रेसिव है। हेडवर्ड इरोजन की वजह से वो अपने सोर्स की तरफ जमीन को बहुत तेजी से काट रही है और इस लगातार इरोजन से वो जो बीच का वाटर डिवाइड है उसको कमजोर नदी बी की ट्रिब्यूटरी डी की तरफ धकेलने लगती है। और फिर आता है वो डिसाइसिव मोमेंट, द मोमेंट ऑफ कैप्चर। लगातार हेडवर्ड इरोजन करते करते ट्रिब्यूटरी सी उस वाटर डिवाइड को पूरी तरह से तोड़ देती है और कमजोर नदी बी की ट्रिब्यूटरी डी के अपर कोर्स यानी ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाती है।
एंड दैट्स इट, दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट जब पायरेसी हो जाती है। कैप्चर के बाद का सीन क्या है? अब जो कमजोर नदी बी का ऊपरी हिस्सा था, जिसे हेडवाटर्स कहते हैं, उसका सारा पानी ट्रिब्यूटरी डी से होता हुआ ट्रिब्यूटरी सी में चला जाता है और वहां से सीधा पावरफुल स्ट्रीम ए में एक बिल्कुल नया ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है और बेचारी नदी बी अपने पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देती है। देखिए, किसी भी बैटल के बाद मैदान पर उसके निशान जरूर रह जाते हैं। ठीक उसी तरह रिवर कैप्चर भी लैंडस्केप पर अपने पक्के एविडेंस या कह सकते हैं स्कार्स छोड़ जाता है, जिन्हें ज्योग्राफर्स आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सबूत आखिर हैं क्या। सबसे पहला और सबसे क्लियर एविडेंस है एल्बो ऑफ कैप्चर। ये लैंडस्केप पर वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पर कैप्चर हुआ था। यहां पर नदी अचानक से एक बहुत ही शार्प ऑलमोस्ट 90 डिग्री का मोड़ लेती है, बिल्कुल एक इंसान की कोहनी की तरह। यह शार्प टर्न उस पॉइंट को मार्क करता है जहां से पानी का रास्ता सडनली डाइवर्ट हो गया था। नेक्स्ट एविडेंस है विंड गैप। ये उस कैप्चर हुई नदी की पुरानी घाटी है जो अब सूख चुकी है। एल्बो ऑफ कैप्चर के ठीक नीचे जहां से पहले नदी बहती थी, वो रास्ता अब एक सूखी घाटी की तरह या रिज में एक छोटा सा गैप जैसा दिखता है। क्योंकि अब वहां पानी नहीं है, इसलिए वहां से सिर्फ हवा गुजरती है, इसीलिए इसका नाम है विंड गैप। और तीसरा सबूत है मिसफिट या अंडरफिट रिवर। ये उस बीहेडेड रिवर बी का बचा खुचा हिस्सा है। क्योंकि पानी का वॉल्यूम अचानक बहुत ज्यादा कम हो गया है, ये छोटी सी नदी अपनी ही पुरानी चौड़ी घाटी में बहुत अजीब लगती है। इट डजंट फिट। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, इमेजिन कीजिए एक छोटा बच्चा अपने फादर की एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट पहन ले। द रिवर इज अ मिसफिट फॉर इट्स वैली। सिंपल। ओके, तो अभी तक हमने हेडवर्ड इरोजन की बात की। ये सबसे कॉमन तरीका है, बिल्कुल। लेकिन नदियां पायरेसी के लिए दूसरी टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करती हैं। चलिए दो और तरीकों पर एक क्विक लुक डालते हैं। पहला है लैटरल इरोजन। अब लैटरल का सिंपल मतलब है साइडवेज। इस प्रोसेस में एक बड़ी नदी अपने किनारों को साइड से काटती है और अपनी घाटी को चौड़ा करती जाती है। ऐसा करते करते वो अपने साथ बह रही छोटी छोटी पैरेलल स्ट्रीम्स को अपने अंदर ही समा लेती है, उन्हें कंज्यूम कर लेती है। ये प्रोसेस अक्सर फ्लैट कोस्टल प्लेन्स में देखा जाता है। दूसरा तरीका है मियांडर इंटरसेक्शन। जब नदियां अपने ओल्ड स्टेज में होती हैं, तो वो सांप की तरह मुड़ते हुए बड़े बड़े कर्व्स बनाती हैं। इन्हें हम मियांडर्स कहते हैं। तो कभी कभी दो अलग नदियों के मियांडर्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो आपस में टकरा जाते हैं, इंटरसेक्ट कर जाते हैं, और इससे एक नदी दूसरी को कैप्चर कर लेती है। इंडिया में बेलन नदी ने जो सियोती नदी को कैप्चर किया है, वो इसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो अब तक हमने कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और एविडेंस सब समझ लिया। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये हमारे आसपास हुआ है और हो रहा है। तो चलिए आखिरी सेक्शन में इंडिया से कुछ रियल लाइफ केस फाइल्स देखते हैं। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम बहुत डायनामिक है। यहां पर रिवर कैप्चर के बहुत से क्लासिक एग्जाम्पल्स मिलते हैं। सबसे फेमस हिस्टोरिकल केस है सरस्वती नदी का। माना जाता है कि उसके पानी को यमुना ने कैप्चर कर लिया था। हिमालयाज में गंगा की ट्रिब्यूटरीज जैसे भागीरथी और विष्णु गंगा ने सतलज के हेडवाटर्स यानी ऊपरी हिस्सों को कैप्चर किया है। और ये प्रोसेस रुका नहीं है, ये अभी भी चल रहा है। जियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि फ्यूचर में देहरादून के पास सोम रिवर आसान रिवर को कैप्चर कर सकती है। और तो और महाबेश्वर में कृष्णा रिवर सावित्री के हेडवाटर्स को कैप्चर करने के रास्ते पर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी आइसोलेटेड घटना नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस को ये कोट बहुत अच्छे से समराइज करता है। The present drainage system of the Himalayas is to a greater extent the result of progressive river piracy. इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज हम हिमालयस का जो ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं, वो काफी हद तक इसी रिवर पायरेसी के प्रोसेस का नतीजा है। इट हैज शेप्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स माइटीएस्ट माउंटेन रेंजेस। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद एक आखिरी सवाल पर इसको छोड़ते हैं, एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। हम अक्सर सोचते हैं कि पहाड़, नदियां, ये सब परमानेंट है, स्थायी है। लेकिन अगर नदियां ओवर जियोलॉजिकल टाइम अपना रास्ता इतने ड्रामेटिकली बदल सकते हैं, तो इससे हम क्या समझे? What does this imply about the landscapes we see as permanent? शायद इस प्लैनेट पर चेंज ही एकमात्र परमानेंट चीज है। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.